Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. Students, मैं आपको आज 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन चैप्टर का कुछ पॉइंट्स को क्लियर करूंगी इस सेशन में, जिसमें पहला पॉइंट हमारा आता है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और आप उससे क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which new substance with new properties is formed. केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में नया सब्सटेंस जो बनता है उसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है। यह आपने 9th में मिक्सचर और कंपाउंड में पढ़ी थी। तो जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं इट मीन्स हम वहाँ पर कंपाउंड बना रहे हैं और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। नए प्रॉपर्टीज़ के साथ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब है कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल होने चाहिए, और नंबर ऑफ एटम्स रीअरेंज होते हैं, मतलब जो अरेंजमेंट रिएक्टेंट की साइड होता है वो आगे जाकर चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहते हैं लेकिन अरेंजमेंट चेंज हो जाता है एटम्स का केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसमें प्रेजेंट एटम्स में के जो पार्ट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट एटम्स में रीअरेंजमेंट होता है। जैसे हम यहाँ पर देते हैं कि मैग्नीशियम वायर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करता है तो वो डेजलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वाइट पाउडर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे हो गई, क्योंकि एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, वाइट ऐश बन गई या वाइट पाउडर बन गया, दोबारा से वो मैग्नीशियम वायर में चेंज नहीं होगा। तो इट मीन्स ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट होते हैं, वन इज रिएक्टेंट एंड अनदर वन इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन होता है जिसमें 2 और मोर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। और उनके पार्टिसिपेशन से जब नए प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंस बनते हैं, सिंगल या एक से ज़्यादा, तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट पढ़े आपने, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन अलग है और केमिकल इक्वेशन अलग है। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस है जबकि केमिकल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किसका है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर उसके सिंबल से, उनके फॉर्मूले से, जो भी उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आए हुए हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंस। वो मेथड जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं उनमें प्रेजेंट सिंबल से और उनमें प्रेजेंट सब्सटेंस के फॉर्मूले से, जो उनमें प्रेजेंट हैं उसे, तब हम इस प्रोसेस को कहते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में डिफरेंस आ गया। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन को, अभी हम इसको एग्जांपल देते हैं कि व्हेन जिंक, अगर मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि व्हेन ए जिंक react with dilute sulfuric acid it forms zinc sulfate and release hydrogen gas। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को जब आप सिंबल्स और फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनके टर्म्स पर लिखोगे तब जो आपको इक्वेशन मिलेगी उसे आप केमिकल इक्वेशन कहोगे। जैसे जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 फॉर्म जिंक सल्फेट ZnSO4 एंड हाइड्रोजन गैस H2। तो ये जो आपने यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस H2 ये इक्वेशन लिखी है, ये रिप्रेजेंटेशन लिखा है, ये होगा हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम से यहाँ से एक नया टर्म आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है या बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। अगर रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं या हम उन्हें रीअरेंज करके इक्वल करते हैं, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, देन रिएक्शन विल बी बैलेंस। अगर ये पहले से बैलेंस है या हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करते हैं और इनको बैलेंस करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो वो रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाती है। और किसी भी रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सकें। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो हम यहाँ पर रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हैं और जितने अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं और जितने नंबर ऑफ एटम्स में यूज़ कर रहे हैं, वही हमारे आगे प्रोडक्ट साइड में भी आएंगे। उतने ही नंबर ऑफ एटम्स, उतने ही अमाउंट और उतना ही मास, वो सारा हमें प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। अब रिएक्शन आप करा रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो उस समय रिएक्शन कैसे ऑब्जर्व होगी कि बैलेंस है? तो हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर कर देते हैं, जिससे कि वो रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। और कोई भी बैलेंस रिएक्शन शो करती है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वॉज गिवन बाई एंटोनी लिवोजियर इन 1774। बैलेंस रिएक्शन के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसा कि नेम से शो हो रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन जो बैलेंस नहीं होती हैं उन्हें हम अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अनबैलेंस केमिकल रिएक्शंस में नेचुरली अब ये साउंड कर रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे, वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस होंगी। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ reactant is not equal to the number of atoms of the product, then reaction will be unbalanced। तो unbalanced reactions क्या होती हैं? वो reaction जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल नहीं होते हैं, उन्हें हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन तो सेटिस्फाई करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लेकिन अनबैलेंस्ड रिएक्शंस को हमें बैलेंस करना होता है। तो अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक से हम आपको नेक्स्ट सेशन में बताएंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इससे पहले हम एक और टॉपिक क्लियर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शंस आर ऑफ वेरियस टाइप्स बट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ऑन द बेसिस ऑफ हीट, reaction can be differentiated into exothermic reaction and endothermic reaction. Exothermic reactions, those reaction in which heat is evolve or release। वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, इवॉल्व होती है इन प्रोडक्ट साइड, तो हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जहाँ हीट या एनर्जी इवॉल्व होती है, मतलब प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के साथ साथ ही हीट और एनर्जी भी रिलीज होती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पहचान होती है कि अगर प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट या प्लस एनर्जी या प्लस हीट एनर्जी लिखा है या कोई भी वैल्यू दी हुई है कैलोरी से, किलो कैलोरी से या जूल से, तो हम उस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि हीट इज इवॉल्व इन दिस रिएक्शन। हीट इस रिएक्शन में इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। और कैसे होती है इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट इन अवर सेल्स, बॉडी सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है। जब यही ग्लूकोज ऑक्सीजन इनहेल करने पर बर्न होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन और लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। इस हीट को ही हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और यही हीट होती है जो हमें किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो रेस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ग्लूकोज C6H12O6 when react with combined in the presence of oxygen, present in inhalation of oxygen, then
it forms 6 CO2, 6 H2O and plus heat. 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। यही हीट होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हमारे किसी भी काम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इन द रिएक्टेंट। वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है रिएक्टेंट के साइड में, मतलब जहाँ पर प्रोडक्ट बनने के लिए ही हीट रिएक्टेंट यूज़ करते हैं तब जाकर प्रोडक्ट बनता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। लाइक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, and in the process of photosynthesis sunlight is very important factor. Sunlight is important factor because it is used as heat energy for endothermic reactions. Photosynthesis considered endothermic reaction because sunlight heat is absorbed by reactants. Heat absorb हो रही है reactant के through and form food, और food बन रहा है plants का। 6 CO2, CO2 कहाँ से मिल गई? एनवायरनमेंट से प्लांट्स को। वाटर कहाँ से मिल गया? रूट्स के थ्रू वाटर मिल गया। यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। सनलाइट की प्रेजेंस जो कि हीट फॉर्म में इन्होंने रिएक्टेंट्स ने ले ली और खुद कंबाइन हुए, जब सनलाइट ले ली तब जाकर इन्होंने अपने लिए स्टार्च बनाया जो कि C6H12O6 है, कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज, और 6O2 मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। यही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। इट मीन्स हीट और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट विल चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर। हीट चेंज इनटू एनर्जी, एनर्जी टू हीट, हीट टू एनर्जी एंड वाइस वर्सा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स लॉ की बात करते हैं तो हीट है, एटम है, एनर्जी है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर से। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी केमिकल रिएक्शन पूरी हो गई है। तो आपको ये सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, इनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है और इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं, एक एक एग्जाम्पल देना कि भाई इससे यहाँ से ये पता चलता है कि क्या कोई भी रिएक्शन आपको दी हो और आपसे पूछा जाए इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सी है, एंडोथर्मिक कौन सी है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पर देख लो कि अगर आपको प्रोडक्ट के साइड में हीट, एनर्जी या किलो जूल, किलो कैलोरी, कैलोरी, जूल इस तरीके की कोई वैल्यू दी है तो वो एक्सोथर्मिक है। और अगर रिएक्टेंट्स के साइड में ही रिएक्शन यूज़ हो गई है, हीट यूज़ हो गई है, एनर्जी यूज़ हो गई है, किलो कैलोरी, जूल कैलोरी कुछ भी लिखा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब जो प्रोडक्ट मिलता है उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। ऐसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है उसका टेम्परेचर फॉल होने लगता है। इट मीन्स जो भी रिएक्शन में हमें टेम्परेचर मिलेगा वो कूल मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम क्विक लाइम लेकर आए, कैल्शियम ऑक्साइड, उसको क्रश करके हमने बीकर में डाला, वाटर उसमें पोर कर दिया। आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि उसमें बबल्स उठ रहे हैं और उस मिक्सचर को जब आप टच करोगे तो वो आपको हीट मिलेगा क्योंकि वहाँ पर हीट रिलीज़ हो रही है। वहाँ पर जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है हीट रिलीज़ हो रही है और हीट रिलीज़ होने की वजह से ही प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इट मीन्स वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। मैं आपको एक दिन ये सारे एग्जांपल्स भी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक के बताऊंगी। रिएक्शन बैलेंस करना नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। तब तक आप जो बताया गया है आपको इस सेशन में, जो भी डेफिनेशंस बताई गई हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट बताए गए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनको लर्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।